Let's start the last module of the physics section, nuclear physics. Okay. So ये इसके जो मेजर एरियाज जो आपसे शेयर किए गए हैं बाय पीएमसी, आप देख सकते हैं उनको स्क्रीन पर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज होती है? Random and spontaneous disintegration of unstable nuclei of atoms to a more stable form is called radioactivity. Okay. So we know this thing कि जो एक atom है that comprises of electrons, protons and neutrons. उसके अलावा बेतहाशा पार्टिकल डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से जिनको हम जानते हैं और बहुत से उनको जानते नहीं हैं। स्टिल जो बेसिक तीन चीजें जिसकी बेस पे हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, दीज आर दीज थ्री entities, okay, electrons, protons and neutrons. Okay, so whenever an atom becomes unstable, तो वो आपको दो से तीन तरह की वो आपके साथ वो रेडिएशंस की फॉर्म में यू कैन से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को, इनफैक्ट वर्ड इज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज, ठीक है। सो जो अल्फा पार्टिकल है बेसिकली उस वो दैट इज द अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हीलियम न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास, हीलियम के न्यूक्लियस में दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात हो रही है, एटम की एज अ होल है, उसमें उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ओके, सो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ अल्फा डिके की आपको एक एग्जांपल दिए गए, यूरेनियम जो है उसमें अल्फा डिके होता है तो वो थोरियम, यूरियम 238 और ये थोरियम 234 वो बन जाता है, ठीक है। तो थोरियम 234 इज अ मच मोर स्टेबल एलिमेंट in comparison to that of uranium 238. Okay. Similarly जो बीटा पार्टिकल्स है ये या तो वेरी हाई इलेक्ट्रॉन्स है या वेरी हाई पॉजिट्रॉन है, ठीक है। पॉजिट्रॉन आपके वही बात की, ये लास्ट जो हमारी मॉड्यूल थी उसमें हमने डिस्कस किया था, दे आर द एंटी इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इनका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, लेकिन इनकी जो चार्ज है इनके ऊपर एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, पॉजिटिव इन नेचर। बीटा डिके की एग्जांपल आपके सामने अगेन स्क्रीन पर शो हो रही है। तो कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 बन जाता है जब बीटा डिके होता है। सो जो बीटा डिके है इट हैज टू टाइप्स, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। सो बीटा माइनस इज इलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन। तो जब बीटा माइनस डिके होता है तो आपका इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक एमिट हो गया है सिस्टम में से, तो नेचुरली आपके प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज उसका एक एटम का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यू कैन सी कि जब आपका एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एज अ रिजल्ट जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन 14 का जिस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सिमिलरली जब बीटा प्लस एमिट होता है तो उससे प्रोटॉन एक बेसिकली यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होना चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है, कार्बन 10 बोरॉन 10 बन रहा है, प्रोटॉन की तादाद 5 हो गई है और एक प्रोटॉन बेसिकली कम हो गया, ठीक है। और आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो वो इनफैक्ट जो पॉजिटिव जो बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये भी एक एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट सॉरी नहीं है, पार्टिकल जो कि एमिट होते हैं, ठीक है। सो इनकी तो बुक इनको तो नहीं, इनके ऊपर तो नहीं जाती, अलबत्ता जो बीटा माइनस एंड बीटा प्लस पार्टिकल की एमिशन है उससे जो प्रोटॉन नंबर पे चेंज आती है और जो न्यूट्रॉन्स के अंदर चेंज आती है वो इंपॉर्टेंट है कि वो आप लोगों को समझ आए, ठीक है। सो गैमा रेडिएशन क्या करती है? जो गैमा रेडिएशन है सिंपली ये हाई एनर्जी एटम अपनी एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इससे उसके एटॉमिक नंबर पे, प्रोटॉन नंबर वगैरह पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। हाफ लाइफ क्या चीज है?
half life of a radioactive element is a period in which half of its atoms decay. तो जब हम डिसइंटीग्रेशन का जो पढ़ रहे थे, चाहे वो अल्फा पार्टिकल की एमिशन से हो या चाहे वो किसी किस्म के बीटा पार्टिकल की एमिशन से हो, किसी भी एटम की डिसइंटीग्रेशन अगर हो तो दैट मीन्स मतलब बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। सो हाफ लाइफ क्या है कि वो पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें लेट्स से आपके पास क्लस्टर ऑफ एटम है, तो उनमें से हाफ एटम्स जो है डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है, डिके कर चुके हैं, तो जो वो टाइम पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ। ओके, अगेन ये फिजिकली एक फिजिकल फिनोमेना है, और दैट एक्सप्लेन्स कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं दे विल लिटरली टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू डिके कंप्लीटली। मतलब आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिलियन एटम्स, आपके पास फर्स्टली आप 0.5 मिलियन डिके करेंगे पहले टाइम पीरियड में, देन आपके पास वो 0.25 मिलियन डिके करेंगे, देन 0.125 मिलियन डिके करेंगे, देन सो ऑन एंड सो फॉर, डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइडेड बाय टू करते चले जाएं। और जो इनका टाइम पीरियड होता है अगेन वो भी यहाँ पर आगे चले एग्जांपल्स में है, दैट नॉट इन ये कुछ सेकंड्स में या मिनट्स में नहीं होता, समटाइम्स ये ईयर्स में और इनफैक्ट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इनका डिके टाइम होता है। ओके, सो दैट इफेक्टिवली मींस कि दे आर गोइंग टू टेक लिटरली इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम टू डिके प्रॉपर्ली कंप्लीटली। ओके, सो दैट इज वाई कि जो आपकी जो न्यूक्लियर आपकी जो पावर प्लांट्स है उनका जो वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव ही होता है, उससे यूजफुल एनर्जी आप नहीं निकाल सकते, तो उसको कहीं पर डंप किया जाता है प्रॉपरली, ठीक है। However, ये काफी एक बर्निंग इशू है कि वो फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज आज से 1000 साल 2000 10,000 साल बाद किसी को क्या पता कि किस न्यूक्लियर डंप साइट की क्या सिचुएशन है, उसकी कोई सिक्योरिटी है भी कि नहीं, और वो कितनी डेंजरस हो सकती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करना एक इटसेल्फ एक मसला बना हुआ है, लेकिन इन एनी केस ये दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, the number of atoms decaying in a period depends on the initial amount of atoms as well as the time period of comparison, ठीक है। So जो delta n is the amount of atoms that are being decayed, or that is directly proportional on the time period delta t or the and the initial amount of atoms, ठीक है। सो ये आपके पास जो है ना ये इक्वेशन, ये आपका लॉ ऑफ जो है वो रेडियोएक्टिव डिके बन जाती है, ठीक है। जो लैम्डा है आपके पास, ये आपके पास ये एक इसको डिके कांस्टेंट का नाम दिया गया है, जो कि डिफरेंट एटम्स की या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू है, डिफरेंट रेडियोएक्टिव खासतौर पर एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो डिके कांस्टेंट इक्वल टू डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, so fraction of decaying atoms in given amount of time. So delta n over n is representing the fraction of decaying elements, decaying atoms, ठीक है। So delta n over n, and the number of atoms that are left behind in n half lives will be 1 over 2 n times the n. तो n आपका starting amount of atoms से तो divide them by 2n, तो n जितनी भी number of आपने half lives के बाद देखना हो कितने atoms रह गए, तो that's the formula. Okay. ये एक कैलकुलस यानी कि मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, खासतौर पर इंजीनियरिंग के उनके लिए कि आप इसी क्लीन इक्वेशंस को कैलकुलस की मदद से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन रीच टू दिस कंक्लूजन कि जो आपका लैम्डा और हाफ लाइफ का जो ये टाइम पीरियड है जो उसका जो प्रोडक्ट है दैट कम्स इक्वल टू 0.693, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम मेडिकल के हम स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि पूछी जा सकती है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑब्वियसली रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, दिस एंड दिस वन, जिसमें आपका लॉ ऑफ डिके, रेडियोएक्टिव डिके भी इंक्लूड हुआ है, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। Very important for MCQs are the biological effects and the medicinal uses of radiation. ठीक है, so let's start with biological effects of radiation. So radiations की जो measurement है उसको becquerel में किया जाता है, ठीक है। One becquerel is 1 disintegration per second. Larger unit is curie, that is equal to 3.7 into 10 raised to 10 disintegrations per second. Okay. एक और important parameter is the absorbed dose. ये वो क्वांटिटी है जो कि कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रेडियोएक्टिव एनर्जी की, ठीक है, रेडिएशन पर यूनिट मास। तो डोजेज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट मास, इसको मेजर किया जाता है ग्रे GY इसका यूनिट है, ठीक।
इसका जो ओल्डर यूनिट है वो रैड है रेडिएशन से, दैट इज इक्वल टू 0.01 टाइम्स जी वाई, ग्रे जो है, ठीक है। इसकी जो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बायोलॉजिकल, अगर तो रेडिएशन लो लेवल की है तो इससे लॉस ऑफ हेयर, अल्सर्स बन सकते हैं, लंग्स में स्टिफनेस, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, वाइट ब्लड काउंट जो है सेल्स की वो कम हो सकती है, डायरिया, वॉमिटिंग एंड रेडिएशन सिकनेस, फीवर। ओके, अगर ये चीज हाई लेवल पे चली जाए तो ये कैंसर पे बात पहुंच जाती है, फ्यूचर जनरेशन जेनेटिक डिसइंटीग्रेशन, जेनेटिक अनोमलीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम्स आपके जो है अबनॉर्मल, उनकी अबनॉर्मलिटीज उनमें आ जाती हैं जो कि फ्यूचर जनरेशन तक चली जाती हैं, ल्यूकीमिया, एनीमिया, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज हैं, म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस, आई कैटरैक्ट्स, आपकी आई साइट पर, आपकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर आपका इनका रेडिएशन का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिंपली आपकी बॉडी बेसिकली बर्न होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। बट ये जो रेडिएशन उसकी डोजेज है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर रेडिएशन एज वेल एज द पार्ट ऑफ बॉडी जिसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आर 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स रेज, ठीक है। और इसीलिए जो है ना ये रिलेटिव बायोलॉजी इफेक्ट आरबीई के नाम से एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है कि आपकी कौन सी जो पार्टिकल है वो किस पार्ट के ऊपर कितना ज्यादा असरअंदाज हो सकता है, तो वो आरबीई से आपको उसका अंदाजा होता है, ठीक है। तो इसको साइवर्ट इसका जो यूनिट है और इसका जो ओल्ड यूनिट है वो रैम है, उसका ये रिलेशन आपके साथ गिवन है। अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के जो बैकग्राउंड रेडिएशन जो एक्सपोजर होता है, यानी कि जनरली जो यूनिवर्स में या इनफैक्ट हमारे अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी यानी कि क्वाइट अ चांस के हमारे करीब भी कुछ एटम्स मौजूद हो जो कि रेडिएशन एमिट कर रहे हो, ठीक है। सो उनकी वजह से आपको बैकग्राउंड जो एक्सपोजर है वो हर साल वो 2 मिली सीवर्ट का होता है, ठीक है। अलबत्ता जो आपकी स्किन जिस पे बर्न होना शुरू हो जाती है वो 3 साइवर्ट का ये इसकी जो है वो जो आपकी जो मेजरमेंट है ये आरबीई की, सॉरी ये इफेक्टिव डोजेज की, ये 3 सेवर्ट से अगर वो ऊपर इंक्रीज कर जाए यानी कि उसके करीब उस पॉइंट पे है तो आपकी स्किन बर्न बकायदा होना शुरू हो जाती है, तो दिस इज लीथल फॉर एनिमल। नाउ यूजेजेस इनके क्या है, रेडियो आइसोटोप जो है वो उनकी प्रोडक्शन है जिसकी बहुत ज्यादा यूजेबिलिटी है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फॉर इंस्टेंस आप प्लांट्स एंड एनिमल्स में उनकी डाइजेशन का पैटर्न, उनका प्लांट का जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन किस तरीके से होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट है, और देन ट्रेसर्स हैं कि आपकी कोई आप इमेजिंग लेट से किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर जाके आप इमेजिंग करना चाहते हो तो आप उस पार्ट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप भेज देते हो या इंसर्ट कर देते हो और उस रेडिएशन की पिक्चर की मदद से आप उस बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व कर पाते हो, ठीक है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी खासतौर पर इसी तरीके से यूज होती है कि रेडिएशन उन कैंसर सेल्स को बर्न कर देती है उन पर्टिकुलर एरिया में जहां पे कैंसर सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जो ट्रेसर टेक्निक है ये काफी मेडिसिन में यूटिलाइज होती है, एग्रीकल्चर में यूटिलाइज होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स वगैरह इन ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा सब पे यूज होता है, ठीक है। ये डाइजेशन का आपको यहाँ पे जिस तरह बताया आ गया। सिमिलरली रेडियो आयोडीन इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड, की थायराइड का किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो ये जो रिलेटेड टू ये जो थायराइड के जो ग्लैंड बढ़ जाता है साइज में तो उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। Study of circulation of blood, sodium 24 is used to study circulation of blood. Cancerous cells, cobalt 60 used for determination. Radiography is an imaging technique using X-rays, gamma rays, or similar ionizing radiation and non-ionizing radiation to view the internal parts of an object. ठीक है, so ऐसा पार्ट जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर का कोई इंटरनल ऑर्गन है, so उसके लिए आप रेडियोग्राफी की टेक्निक यूज करते हो टू it's imaging technique to view inside the particular body part or particular organ की उसकी condition कैसी है maybe, ठीक है। So this is it. Important usages थे biology के, ये again MCQs के अंदर एक because ये MBBS का ही, ये MCAT का, ये MDCAT का ये एक टेस्ट से related preparation है, तो
This topic, last topic, was very, very, very important. Okay, so this is it. Hopefully you guys have got your notes. So just keep on learning and keep on practicing the MCQs on Tabir Academy's portal. And best of luck for your MDCAT exam. Okay, thank you.